नमस्कार साथियों। आज हम जो चैप्टर पर रीड करेंगे वो चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चैप्टर 3 है जिसको हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। और उसी तकनीक से हम रीड करेंगे कि मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप आराम से सुनते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमने कल पढ़ा कि 1991 में जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और रूस है, सोवियत संघ था, वो टूट करके अब रूस और बाकी देश क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। अब अमेरिका में या विश्व में एक ही देश बचा है जो पावर में था, जो शीत युद्ध के दौरान भी था, वो था अमेरिका। तो हम आज देखेंगे कि 1991 से लेकर के 2003 तक, कब तक, 2003 या 4 तक। आपकी किताबें बहुत ही पुरानी हैं, एनसीईआरटी खुद अपडेट नहीं करती है, ये बहुत ही बुरी बात है एनसीईआरटी की। हर साल अपडेट की जानी चाहिए किताबें, नई आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। कम से कम लास्ट में हर चैप्टर के बाद में एक पेज डाल दें, ताकि जो बच्चे नई किताबें नहीं ला पा रहे हैं वो एक पेज फोटो पिक करवा लें या टीचर्स क्लास में समझा दें, चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। ये किताब 2003-4 तक के अमेरिका को बता रही है। आप 2003-4 से लेकर 2008 तक का अमेरिका का हाल या 10 तक का अमेरिका का हाल ऐसा रहा होगा, हम ये मान सकते हैं। बट 2011 के बाद में विश्व राजनीति बदल चुकी है। 2014 में रूस वापस पावर में आ चुका है। 2014 में रूस वापस पावर में आ चुका है। पावर में इसलिए आ चुका है कि पूरी दुनिया ने क्रीमिया जो द्वीप था उसके मामले में कहा था कि अगर रूस ने क्रीमिया पे हमला किया तो वो नाटो पे हमला माना जाएगा, अमेरिका पे हमला माना जाएगा, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। रूस नहीं रुका, उसने एक रात में पूरे क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। कल ये बात क्या। और अब पिछले 2 साल से लगातार रूस है यूक्रेन से युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका ओपन आ चुका है, ब्रिटेन ओपन आ चुका है, जर्मनी ओपन आ चुका है और फ्रांस ओपन आ चुका है, पोलैंड ओपन आ चुका है। इन लोगों ने खूब सारा समर्थन दिया है, किसको, फंड दिया है खूब सारा, किसको, यूक्रेन को। बट रूस नहीं डर रहा, न दब रहा है, वो दबंग तरीके से लड़े जा रहा है और उसका मेन टारगेट इस युद्ध को लंबा चलाना है, ताकि अमेरिका जैसे देशों को बताया जा सके कि तुम लोग दादा हो नहीं। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर तुम लोग दादा होते तो डरता है रूस, तुम हमला ही नहीं करता जितना डरता रूस। बट रूस डर नहीं रहा है, उसने हमला किया है और 2 साल तक युद्ध चलाया है, ठीक है। ये लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, इतना 2 साल तक युद्ध चला देना। इतना लंबा युद्ध अगर अमेरिका में चल जाए तो अमेरिका झेल नहीं पाएगा इतना खतरनाक लंबा युद्ध। लेकिन इतना खतरनाक लंबा युद्ध कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो हम देखेंगे 1991 से लेकर के 2008 तक, मान लेते हैं 8 तक ये मामला चला होगा। 2008 तक वर्चस्व हम देखेंगे रूस का कैसे रहा, ठीक है। यहाँ हम जब अमेरिकी वर्चस्व पढ़ेंगे तो हम 3 बातें पढ़ेंगे। हम उनका सैन्य वर्चस्व भी पढ़ेंगे, हम उनका आर्थिक वर्चस्व भी पढ़ेंगे और हम उनका सांस्कृतिक वर्चस्व भी पढ़ेंगे। सैन्य वर्चस्व में हम 2 बातें पढ़ेंगे, उसके सैन्य अभियान जो उन लोगों ने किए, जिन अभियान से हमें लगता है कि अमेरिका दादागिरी करने लग गया, और दूसरा वो सेना पे जो खर्च कर रहा है वो हम पढ़ेंगे कि वो कितना खर्च सेना में कर रहा है। कल ये बात करिए, 4-5 बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ये यहाँ पहला पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, आप ये सुन लीजिए। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का जो ये टर्म था ये यूज किया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था, ये जॉर्ज बुश हैं, जॉर्ज एच बुश, ये जो है ये सीनियर जॉर्ज हैं, ये 1991 में थे। इन्होंने ये टर्म यूज की थी कि ये नई विश्व व्यवस्था है। अब ये लोग टर्म क्यों यूज की वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अगस्त 1991 में क्या हुआ, 2 अगस्त 1990 को इराक ने क्या किया था, कुवैत पर हमला कर दिया था। इराक ने एक तरफा हमला किया था, किस पर, कुवैत पर, और कुवैत पर जल्दी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कुवैत के जो लगभग बड़े राजा थे, शाही परिवार था, वो सारा का सारा भाग चुका था, उनका एक भाई यहाँ पे बचा था, बाकी सब भाग गए थे। कुवैत की सेना ने कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं किया और कुवैत की सेना ने जल्दी यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया और पूरे कुवैत पर इराक का क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। लेकिन ये जो कुवैत के जो शेख वगैरह यहाँ से भाग कर गए थे, उन लोगों ने सऊदी अरब और अमेरिका में शरण ली और वहाँ से सऊदी अरब और अमेरिका से क्या मांगी, मदद मांगी इन लोगों ने। जब अमेरिका ने यहाँ पे मदद देने के लिए अमेरिका यहाँ आया तो अमेरिका को यहाँ पे अपना फ़ायदा नज़र आया, क्योंकि कुवैत, इराक, ये अरब कंट्रीज है, ये सारे प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े उत्पादक हैं
और जब अमेरिका को मतलब इनके घर में घुसने का एक मौका मिला है, अमेरिका इस मौके को जाने नहीं देना चाहता, इसलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कुवैत को मुक्त कराने, कुवैत के मतलब पक्ष में एक मतदान करवाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में पहली बार कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दी। कहा कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेना का उपयोग करें। संयुक्त राष्ट्र संघ अब सेना का उपयोग करेगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ सेना का उपयोग कहाँ करेगा, खुद तो सेना रखता ही नहीं, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम अपनी शांति सेना का उपयोग करेंगे। और इसकी जो शांति सेना है इसमें 75% जो लोग हैं वो अमेरिका के ही थे। तो मोटा मोटी ये मान के चलो ये अमेरिका की ही सेना थी। 1990 से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई सैन्य अभियान नहीं किया था। कोई सैन्य अभियान का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किए थे, बट एक तरफा सैन्य अभियान नहीं किए थे। ठीक है, मतलब शांति सेनाएं, वास्तविकता में शांति सेनाएं थी, एक तरफा युद्ध अभियान लोगों ने नहीं किए। ये पहली बार था 1990 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कुवैत को मुक्त कराने के लिए एक तरफा सैनिक अभियान शुरू करने की बात कर रहा है, वो भी एक देश के खिलाफ। कल ये बात क्या, ये पहली बार ऐसा हुआ। और इस प्रकार जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतना मतलब दबंग फैसला लेने की कोशिश की, ये दबंग फैसला नहीं था, ये अमेरिकी फैसला था, बट इसे दबंग कह सकते हैं। तो इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। समझ पा रहे हो, 34 देशों की मिली जुली लगभग 6,60,000 की एक बड़ी भारी भरकम फौज थी, जिसमें 75% लोग कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन लोगों ने प्रथम खाड़ी युद्ध शुरू कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, और प्रथम खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसको नाम दिया गया। ठीक है, चलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यहाँ पे आप लिख लेते हैं। स्टॉर्म, ठीक है, इराक के कुवैत कब्जे पर। ठीक है, इस युद्ध की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया गया, इसके पीछे एक कारण ये थे कि अमेरिका ने इस युद्ध को एक कंप्यूटर वॉर की तरह लड़ा। कंप्यूटर वॉर की तरह लड़ने का मतलब इसमें स्मार्ट बम्बों का यूज़ किया गया। इसके अलावा पूरे युद्ध की खूब सारी वीडियोग्राफी की गई और उन वीडियोग्राफीज को खूब सारे न्यूज़ चैनल्स में खूब सारे मतलब वायरल किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अमेरिका बताना चाहता था कि हमारी जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये बताने के लिए अमेरिका ने इस पूरे वॉर को एक एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया अमेरिका ने। ठीक है, ये उस वक्त सद्दाम हुसैन था जिसने हमला किया था कुवैत पर, जिसके खिलाफ ये युद्ध किया गया था। सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग के नाम से बताया था, लेकिन वो जल्दी उसकी सेना हार गई थी, कोई खास बड़ा युद्ध वो लोग नहीं कर पाए थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये है जॉर्ज बुश साहब, जिन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, पर्सनली आए थे ग्राउंड पे और इन युद्धों में वो लड़े थे। कल बात क्या, और इराकी सेना जल्दी क्या हो गई थी, धराशायी हो गई थी इस युद्ध में। इसके अलावा एक बात और थी, इस युद्ध में अमेरिका ने जितना खर्चा किया था उससे ज़्यादा पैसा उसने कमाया था। किन देशों से अमेरिका ने वो रकम कमाई थी, आपके जर्मनी से, जापान से और सऊदी अरब जैसे देशों से। सऊदी अरब तो उसका पड़ोसी था कुवैत का, तो वो चाहता था कि कुवैत को आज़ाद करवाए अमेरिका, ताकि जो इराकी आर्मी है वो सऊदी अरब में ना आ जाए, वरना एक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और कुवैत से भी खूब सारा पैसा, खूब सारा पेट्रोलियम, उनके प्राकृतिक संसाधनों पे खूब सारा उनका दोहन किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कल ये बात क्या, ये जब इराकी सेना हार गई थी तो इराकी सेना युद्ध में पीछे हट रही थी। जब इराकी सेना युद्ध में पीछे हट रही थी तो ये जो रोड थी ये कुवैत और बसरा के बीच की सड़क थी, जिस सड़क से जब सेना वापस लौट रही थी तो वापस लौटती हुई सेना पर अमेरिका ने क्या किया था, हमला किया था। और आप सोच के देख सकते हैं कि किस प्रकार अमेरिका ने पूरी की पूरी जो ये रोड थी, इस पूरी रोड को शमशान घाट बना के छोड़ दिया था और इतने बम बरसाए थे कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे खूब आम लोग, आर्मी के सैनिक वगैरह मारे गए थे और पूरा जो टैंक वगैरह, ट्रक वगैरह का जो भी ढांचागत उनके पास डेवलपमेंट था इराक के पास, वो सारा उन लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान इराक के जो पुल वगैरह थे, जो उसकी सड़कें वगैरह थी, उनकी जो बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह थी, उनको भी ख़त्म कर दिया था अमेरिका ने। ठीक है, तो इसे हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है। किसको, कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को, जिस पर फरवरी 1991 में जानबूझकर अमेरिका ने क्या किया है, हमला किया है। ठीक है,
और अफरा तफरी बड़े ट्रैफिक जाम में फंसे थे। अमेरिकी विमान के हमले के उनके साथ कुवैत बंदी फिलिस्तीन नागरिक शरणार्थी मारे गए थे। अनेक विद्वान इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी। जनेवा समझौते का उल्लंघन माना था क्योंकि पीछे लौटती हुई सेना पर यह हमला किया गया। आप इस चित्र में देख पाते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से पूरी सड़क पर मतलब ख़त्म ही कर दिया पूरी ये सेना लौट रही है, पूरी सेना को जहाज़ों के द्वारा बम डाल के इस पूरी सेना को ख़त्म कर दिया गया था। ये ट्रक वगैरह इनके खड़े हैं। क्लियर बात क्या? चलिए, तो ये पहला वॉर था जिसको अमेरिका ने खूब हाईलाइट किया। इस वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को इराक से लौटती हुई सेना पर हमला किया गया और प्रथम खाड़ी युद्ध था जिसमें अमेरिका ने कंप्यूटर वॉर की संज्ञा दी। स्मार्ट बम का यूज़ किया गया और खूब सारी वीडियोग्राफी की गई, खूब सारे न्यूज़ चैनल्स में उसको पब्लिश किया गया ताकि एक दबाव बनाया जा सके किस पर? सोवियत संघ पर। ठीक है, और क्योंकि ये 1990 में सोवियत संघ अब टूट चुका है। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ धीरे धीरे अब टूट रहा है। ठीक है, ये बात अमेरिका को पता चल गई कि सोवियत संघ धीरे धीरे टूट रहा है, तो ये लोग अपनी पावर दिखाने के लिए अब आगे आए हैं। फिर 1992 के जो 1988 से 1992 तक जॉर्ज बुश साहब रहते हैं। 1992 के आम चुनावों में जीत जाते हैं कौन? आपके क्लिंटन साहब, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन जो है वो जीत जाते हैं। ये 2 चुनावों तक रहते हैं। तो 1992 से लेकर के सन 2000 तक अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन रहते हैं? तो बिल क्लिंटन साहब रहते हैं। ये बिल क्लिंटन साहब हैं। बिल क्लिंटन जो साहब थे, इनका ज़्यादातर जो ध्यान था वो एक कठोर सैन्य शक्ति की तुलना में ये लोग लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों वाली और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर इन लोगों ने क्या दिया? ध्यान दिया। किन लोगों ने? क्लिंटन साहब ने, बिल क्लिंटन साहब ने। फिर भी बिल क्लिंटन साहब ने 2 बार अपने पूरे जीवन काल में 2 बार, वो भी देखिए अमेरिका में एक खास बात है, अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति जब 2 कार्यकाल पूरे करते हैं, ये बड़े स्मार्ट राष्ट्रपति होते हैं। ये अपने प्रथम कार्यकाल में, ये सारे के सारे राष्ट्रपति अपने प्रथम कार्यकाल में बिल्कुल सॉफ्ट राजनीति करते हैं। सॉफ्ट राजनीति मतलब ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली बातें करते हैं, ये जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर जैसे बातें करते हैं। बट जब इनका दूसरा कार्यकाल आता है और ये पहले कार्यकाल में इन पर सिर्फ बातें करते हैं, कोई समझौता नहीं करता है, कोई एग्रीमेंट नहीं करता है। बट ये अपने दूसरे कार्यकाल में ये सारे सारे राष्ट्रपति सैन्य शक्ति का प्रयोग करना करते हैं, ज़्यादातर अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग करना, प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। इसके अलावा जलवायु समझौते करते हैं खूब सारे। लागू नहीं करते हैं ये राष्ट्रपति, क्योंकि लागू इनको पता है कि हम तो दूसरा कार्यकाल हमारा, हमें तो लागू करना ही नहीं है। लागू कौन करेगा? जो नेक्स्ट आएगा वो जो पहले अपने कार्यकाल में इन समझौतों का उल्लंघन करता है, खूब सारे समझौतों का, और केवल सॉफ्ट राजनीति करता है, और दूसरे में वो ठोस पे आ जाता है। तो क्लिंटन साहब भी पहले कार्यकाल में तो पूरी सॉफ्ट राजनीति पर रहे। दूसरे कार्यकाल में इन लोगों ने क्या किया? यूगोस्लाविया के अंदर जो कोसावा था, ये कोसावा, ठीक है, यहाँ पे जो अल्बानियाई जो लोग थे, इनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने एक कार्रवाई की थी। कल ये बात क्या? यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी की थी। कोसोवा एक अभी भी पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में, अभी इसे देश की मान्यता नहीं मिली है। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई थी नैरोबी केन्या और दार एस सलाम के अमेरिकी दूतावासों जो डाले गए थे, ठीक है, 1998 में, उसके विरोध में। ठीक है, और ये जो 1998 में नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई थी 1998 में, उसके जवाब में इसके पीछे जो रीज़न माना जाता था कि ये जो हमले करवाए हैं वो अलकायदा ने करवाए हैं। इसके लिए अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच स्टार्ट किया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ये 1900 आपके स्टार्ट किया गया 98 में। ठीक है, 1998-99 ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, और इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अलकायदा के ठिकानों पर खूब बमबारी की। कल बात क्या? सूडान में और अफगानिस्तान में अलकायदा के विमानों पर क्रूज मिसाइलों से उसने क्या किया था? अमेरिका ने हमला किया था। और इस हमले की अभी क्या है, अभी जब ये टूट चुका है सोवियत संघ, तो अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। तो अमेरिका ने इस वॉर से पहले यूएनओ से परमिशन नहीं ली, यूएनओ से कोई परमिशन नहीं ली, बल्कि अपनी ही खुद की परमिशन से ही उसने क्रूज मिसाइलों से अटैक कर दिया था। कहाँ पर? सूडान में और अफगानिस्तान में। और अनुमति लेने या सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। और अमेरिका और आप लोग उसने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा था, बट अमेरिका डर नहीं रहा है। तो ये दूसरा ऐसा मामला था सोवियत संघ ये युद्ध के बाद में, कि जब लगा कि सोवियत संघ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक दादा की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जब डेजर्ट स्टॉर्म की जो थी, ये अखबार में उस टाइम की न्यूज़ थी, US एट वॉर। ठीक है, डेजर्ट स्टॉर्म बिगिंस, और ये उस टाइम की न्यूज़पेपर कटिंग थी। चलिए, उसके बाद ये तीसरा जो वॉर था अमेरिका का,
या तीसरी बार जब हमें लगता है कि वर्ल्ड वाइड अमेरिका ने स्टार्ट किया है अपना ये दादागिरी वाला सब मामला, वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में। और इस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं HW बुश। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था पहले वाला, वो 1992 तक रहते हैं। और फिर क्लिंटन आते हैं, क्लिंटन साहब 2 कार्यकाल रहते हैं, तो 92 से 96 और 96 से 2000। फिर 2000 में कौन बन जाते हैं? तो WH बुश बन जाते हैं। WH बुश है ये 2002 से लेकर के 2000, ये 2000 से लेकर के 2004 तक रहेगा ये बंदा। क्लियर बात क्या? अब 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने, किसने? अलकायदा के जो आतंकवादी थे उन्होंने 4 न्यूज जो विमान थे उनको कब्जा किया, और उन 4 विमान में से 2 को तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकरा दिया। तीसरा विमान को वर्जीनिया स्थित पेंटागन, उनका रक्षा विभाग का मुख्यालय, उससे टकराया। और चौथा विमान ये उनकी कांग्रेस की जो असेंबली थी उससे टकराना चाहते थे, बट हुआ नहीं, वो एक खेत में जाके गिर गया, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिरा। इसको अमेरिका ने 9/11 की संज्ञा दी थी। ये अमेरिका पर अब तक हुआ सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले ऐसे बड़े हमले 1814 में हो चुका था, 1941 में हो चुका था। 1814 में जो हमला हुआ था उसमें ब्रिटेन ने वाशिंगटन DC में आगजनी की थी। ठीक है, क्रांति के बाद की बातें। ये 1941 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इससे भी खतरनाक हमला था, कौन सा? 9/11 वाला हमला था। इस टाइम राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है बुश साहब, वो भी जूनियर, जो HW बुश है वो इस वक्त राष्ट्रपति हैं। HW बुश इस वक्त, सॉरी इस वक्त है जॉर्ज बुश, HW बुश नहीं है, इस वक्त है जॉर्ज बुश, और पहले वाला है HW बुश। चलिए, अमेरिका ने इसके विरोध में शुरू किया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्लियर बात क्या? आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी विरुद्ध था। ये अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को के विरुद्ध था। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली थी। ये ओसामा बिन लादेन था, ये बंदा जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके खिलाफ अमेरिका ने बाद में युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, और ये उस टाइम के न्यूज़पेपर, हाईजैक जेट्स डिस्ट्रॉय ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन ए डे ऑफ टेरर। और अमेरिका के लगभग कहते हैं कि 3000 से आसपास लोगों की क्या हुई थी, इसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है, और अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में खूब सारी गिरफ्तारियां की। उन लोगों ने फिर मानव ये जो UN वगैरह थे उनसे कोई अनुमति नहीं ली, और न ही कोई ज़्यादा ध्यान दिया। इन लोगों ने लोगों को खुफिया जेल खानों में बंद किया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना ने एक ठिकाना बनाया था ग्वांटेनामो बे में। यहाँ पे वो ऐसे बंदियों को रख रहे थे जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लागू नहीं कर रहे थे, उनसे किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि UNO के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया अमेरिका ने। तो यहाँ 2003 में फिर, हालांकि 2003 में तो अमेरिका पर हमला हुआ, तो अमेरिका तो अब तो दादा की तरह बिहेव करेगा ही। ठीक है, 1990, फिर 1998, और ये है 2003। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ये इनफाइनाइट रीच है, और ये एंड्यूरिंग फ्रीडम है। 2003 में अमेरिका ने ये जो वॉर था, उसके बाद में मार्च 2003 में अमेरिका ने क्या किया है, ये 2001 है, सॉरी 2003 में अमेरिका ने किया इराक पर हमला। इस हमले का कोई बड़ा कारण अमेरिका नहीं बता पाया। इराक पर ये 2003 में जो हमला था, इसको नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये इराक पर हमला है। अमेरिका ने ये कहा कि जो इराक है वो सामूहिक संहार के क्या बना रहा है, हथियार बना रहा है, इसलिए इराक को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर एक बड़ा हमला किया। और वहाँ का जो तानाशाह था सद्दाम हुसैन, या शासक था सद्दाम हुसैन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसको फांसी भी दे दी गई थी। सद्दाम हुसैन को अमेरिका में फांसी दी गई थी। सद्दाम हुसैन वही 1990 वाला जो सद्दाम हुसैन है, वही सद्दाम हुसैन इस वक्त है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका मोटा मोटा कारण ये माना जाता है कि अमेरिका चाहता था इराक के जो तेल भंडार है उन पर नियंत्रण करना चाहता था, और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने यहाँ पे क्या किया, हमला किया है।
कल ये बात क्या, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद में है वत्सव। तो ये हमने 4 इंसिडेंट पढ़े, 1990, 1998, 2001 और 2003 के 4 इंसिडेंट हमने पढ़े। 1990 का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, और ये था एंड्यूरिंग फ्रीडम, और ये है इराक पर, तो ये इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 4 बड़े हमले, इन बड़े हमलों में अमेरिका ने लाई के दादा की तरह बिहेव किया। नेक्स्ट आपको जो समझना है वो ये है कि ये जो 4 इंसिडेंट बताए थे, इन 4 इंसिडेंट से लग रहा है कि अमेरिका अब क्या कर रहा है, दुनिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, प्लस अपना दबदबा भी दिखाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक टर्म जो थी वो था वर्चस्व। ये टर्म थी वर्चस्व, का अर्थ क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जब क्या होता है कि पूरी ताकत, जब पूरी ताकत, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक, सारी ताकत है, वो किसी एक ही क्षेत्र विशेष या एक ही व्यक्ति विशेष के चारों ओर घूमने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि उसका अब क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। वर्चस्व शब्द, हेगमनी जो शब्द है उसी का हिंदी रूपांतरण है। किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग यूनानी के अन्य नगरों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था कि एथेंस जो था वो सबसे पावरफुल नगर रहा था, और वो जो दुनिया के यूनान के अन्य नगरों में उसकी क्या थी, हेगेमनी थी, या फिर इसे क्या बोलेंगे, वर्चस्व था। हेगेमनी से ध्वनि सैन्य प्रबल का यही अर्थ आज विश्व राजनीति अमेरिका की हैसियत बताने में इस्तेमाल होता है। मोटा मोटा सेम सा मामला आज अमेरिका को हम बता सकते हैं। अब ये वर्चस्व जो होगा आपकी पूरी किताब में आप 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, सैन्य अर्थ में, आर्थिक अर्थ में और सांस्कृतिक अर्थ में आप वर्चस्व को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकी जो सैन्य क्षेत्र में उनका वर्चस्व किस प्रकार है। पहले तो ध्यान रखना, विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई महासागर नहीं है जिसमें अमेरिकी सेना का कब्जा ना हो। अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, मध्य एशिया में है, इधर भी है, यूरोप वगैरह में भी है, और अमेरिका की पैसिफिक कमान है। ठीक है, तो ये 5 कमान है अमेरिका की, अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान है, ये अलग अलग देशों में इस प्रकार काम कर रही है। अमेरिका कहीं भी वार कर सकता है, स्टिक वॉर कर सकता है, घातक वार कर सकता है, कहीं भी वार कर सकता है। अमेरिका की जो मिसाइल वगैरह हैं उनकी रेंज में ये पूरा का पूरा इलाका आता है। कल बात क्या, जब आप गूगल मैप में देखेंगे तो ये जो इलाका है अमेरिका की इस वाली रेंज में आ जाता है, तो लगभग इधर वाला इलाका इस प्रकार। और बाकी अमेरिका ने क्या है कि लगभग यहाँ मेडागास्कर वाला जो ये जो एरिया है, पैसिफिक सी, यहाँ जो एरिया है, यहाँ अपने बड़े बड़े सैन्य कैंप बना रखे हैं, जिनके कारण क्या है वो इन एरियाज में भी कंट्रोल कर पा रहा है। कल बात क्या, तो अमेरिका विश्व में, अमेरिका को अब किसी देश से युद्ध लड़ना है तो वो उसकी भूमि पर युद्ध लड़ सकता है। जैसे रसिया से युद्ध लड़ना है तो रसिया की ही जगह पर युद्ध लड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि जब अमेरिका किसी और देश की लैंड पे जब युद्ध लड़ता है तो उसको खुद के नुकसान, खुद को मतलब अंदरूनी नुकसान नहीं होता, दुश्मन देश को ही होता है। युद्ध भूमि अपने देश से बाहर रखता है हमेशा ही। अमेरिका ये बात ध्यान रखता है कि वो युद्ध भूमि अपने देश से क्या रखे, बाहर रखे। टॉप 12 देशों के जो कुल सैन्य खर्च है उसके बराबर अकेले अमेरिका का है, तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है और गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका अपने सैन्य खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान पे खर्च कर देता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च, नए हथियारों में रिसर्च की जाए, नई तकनीकों में रिसर्च की जाए। इसी का ही तो एक एग्जांपल था आपका इंटरनेट की जो खोज की थी वो रशियन, ये जो अमेरिकन आर्मी थी उसी ने की थी। माफ़ कीजिए मैं बार बार रशिया बोला हूँ। अमेरिकन आर्मी है वो अपने पूरे बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट किस पे खर्च करती है, रक्षा अनुसंधान पे खर्च करती है। रक्षा बजट का अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, नई नई गुणात्मक बढ़त हासिल की जा सके ताकि उसका एक सोल्जर है बहुत ज़्यादा एविली वर्क कर पाए। अमेरिका इराक की हालांकि इसमें क्या है कि जैसे कोई भी जब सैन्य पावर दिखाता है, जब भी कोई साम्राज्यवादी देश, तो वो 4 घटनाक्रम पे दिखाता है। जीतने के लिए दिखाता है, अवरोध करने के लिए दिखाता है, दंड देने के लिए दिखाता है और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए दिखाता है। हम जब देखते हैं कि 2003 का जो इराक अटैक था उसमें अमेरिकी इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। इसका मोटा मोटा मतलब है कि जो अमेरिका है वो अपनी इस सैन्य वर्चस्व के द्वारा जीत लेता है, अवरोध कर सकता है, दंड भी दे सकता है, ये 3 काम तो कर सकता है। बट उसकी एक कमज़ोरी भी है। वो कमज़ोरी क्या है कि वो कानून व्यवस्था बहाल करने में उतना सक्षम नहीं है। इसका ही हम एक उदाहरण अफगानिस्तान मान सकते हैं। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था तब तक वो जीतता रहा, अवरोध करता रहा और दंड भी देता रहा, बट
वो वहाँ कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया। जैसे ही वो वहाँ से निकला और वापस ही तालिबान के कब्जे में आ गया, तो उसने पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सका वो। क्लियर है बात क्या? और यहाँ एक मैप दक्षा दिया गया कि अकेला 459.9 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। कौन? अकेला अमेरिका, और बाकी लगभग सारे देश मिलकर के, 12 देश टॉप के मिलकर के लगभग 449 अरब डॉलर ही खर्च कर पा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च कर रहा है वो इस वक्त कौन कर रहा है? तो अमेरिका ही कर रहा है। चलिए बात क्या, वो अपनी सेना का जो खर्च है उसका फ़ायदा उठा भी लेता है, मतलब दूसरे देशों की जब हेल्प करता है तो उस चक्कर में उनसे खूब सारा अपना फ़ायदा निकलवा लेता है। तो सेना, अमेरिका की जो सेना है वो सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक सेना है, कूटनीतिक सेना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ पा रही, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व समझ में आया कि वो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनसे टॉप 12 जो देश हैं उनके खर्च से भी ज़्यादा खर्च करता है, पहली बात। दूसरी, वो कहीं भी वार कर सकती है, उनकी मिसाइलें वगैरह, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह उनकी आर्मी है। स्टीक वार कर सकता है, घातक वार कर सकता है, युद्ध भूमि अपने देश से बाहर रखता है हमेशा ही अमेरिका, ये उसकी खास बात है। और टॉप 12 देशों के कुल सैन्य खर्च के बराबर सैन्य खर्च करता है, और गुणात्मक बढ़त हमेशा ही हासिल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है वो अपने टोटल रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट किस पर खर्च करता है? रिसर्च करने पर खर्च करता है। ठीक है, जब भी कोई देश सैन्य पावर का यूज़ करता है तो वो 4 कामों के लिए करता है: जीतने के लिए, अवरोध करने के लिए, अवरोध मतलब रोकने के लिए, उसे वहीं रोक दिया जाए, और दंड देने की, सजा देने के लिए। ये 3 काम कर रहा है अमेरिका वर्तमान में। लेकिन एक काम जिसमें अमेरिकी जो सेना बार बार असफल हो रही है वह कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए, लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही है। ठीक है, तो जिस कारण क्या है, कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाती है ये। दूसरा जो वर्चस्व है वो ढांचागत ताकत के अर्थ में। ढांचागत ताकत के अर्थ में जब उसका सैन्य वर्चस्व हम देखते हैं तो फिर हम देखते हैं आर्थिक मामलों में उसका वर्चस्व किस प्रकार है। तो मोटा मोटी अमेरिका जिस प्रकार की व्यवस्था को सपोर्ट करता है वो है पूंजीवादी इकोनॉमी जो व्यवस्था है वो। तो इसी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए अमेरिका क्या करता है? अर्थव्यवस्थाओं को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश का मतलब क्या है कि एक देश द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो वो कर सकता है, इसके अलावा ऐसी वस्तुओं की ही मांग बनाई जाए। जब कोई देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो वहाँ उत्पादित हो रही है और विश्व में उन्हीं वस्तुओं की फिर वो मांग भी बनाता है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व के रूप में हम देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलता है। अब पहले तो आपको ये समझना है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, फिर मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा कि अमेरिका किस प्रकार दूसरे देशों की इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। सार्वजनिक वस्तु का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध उस वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए, उसे सार्वजनिक वस्तु बोलते हैं। सार्वजनिक वस्तु ऐसी नहीं जो सबके लिए है। सार्वजनिक वस्तु वो वस्तु है जिसको जब एक व्यक्ति उपभोग करता है तो दूसरे व्यक्ति को वो जो उपलब्धता होती है उसकी मात्रा में क्या नहीं आती, कमी नहीं आती। जैसे सड़क है, सड़क पर एक व्हीकल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, सड़क वही है, कोई कमी नहीं है मात्रा में। वायु, समुद्री व्यापार मार्ग और इंटरनेट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं जिनकी उपलब्धता कौन सुनिश्चित कर रहा है इस वक्त? अमेरिका कर रहा है। जिनकी उपलब्धता कौन सुनिश्चित कर रहा है इस वक्त? अमेरिका कर रहा है। जिनमें सबसे समुद्री व्यापार मार्ग है, जितने भी वर्ल्ड के समुद्री व्यापार मार्ग हैं उन सभी मार्गों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाने का काम फिलहाल कौन कर रहा है? तो अमेरिकन आर्मी कर रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो इसके लिए वो चाहता है कि जितने भी सी रूट्स हों उन सी रूट्स पर उसका दबदबा बना रहे। ठीक है, और अपनी नौसेना ताकत से समुद्री मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है अमेरिका, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है। अब अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, बट इसका फ़ायदा किनको मिल रहा है? अन्य देशों को भी मिल रहा है। अब जब अन्य देशों को इसका फ़ायदा मिलता है तो अन्य देश भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जैसे ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, खुद भारत हो गया। भारत भी हिंद महासागर में, अब जैसे भारत है उसने हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है, नौसेना ताकत बढ़ाई है। तो हिंद महासागर में अगर किसी जहाज़ को कोई दिक्कत हो रही है तो वो सीधा भारतीय जो नौसेना उसको बुलाते हैं, भारतीय नौसेना पहुंचती है, उनकी हेल्प करती है। तो हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ा है। क्लियर बात कि अब इसका फ़ायदा ये होता है कि भारत को हिंद महासागर में या इंडियन ओशन में ट्रेड करने में दिक्कत नहीं आती। उसी प्रकार इसका फ़ायदा अदर कंट्रीज़ को भी मिल रहा है। उसी प्रकार अमेरिका ने क्या किया, ये सार्वजनिक व्यापार मार्ग को डेवलप किया है। इसका फ़ायदा अन्य देश उठा रहे हैं। जब वो अन्य देश इसका फ़ायदा उठाते हैं तो वो अमेरिका को खुश करते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट आप जानते हैं, इंटरनेट की खोज है वो 1950 में अरपानेट नाम से की थी, अरपानेट नाम से, और ये अमेरिकन रिसर्च प्रोग्राम ही था, तो ध्यान रखिएगा।
और आज भी लघु वैश्विक तंत्र के जितने भी उपग्रह हैं सारे इनके अमेरिका के हैं, जिनमें जैसे गूगल है। आज हर बंदा गूगल यूज़ कर रहा है, गूगल सैटेलाइट है, तो वो गूगल सैटेलाइट में जो उपग्रह हैं वो अमेरिकी उपग्रह हैं। क्लियर बात क्या? और पूरे वर्ल्ड में नेविगेशन सिस्टम देने वाला इस वक्त अमेरिका के पास ही, हालांकि चाइना भी देता है, बट सबसे ज़्यादा कमर्शियल किन्होंने कर रखा है? अमेरिकियों ने कर रखा है। रशिया भी देता है पूरे वर्ल्ड में नेविगेशन सिस्टम, कहीं भी चले जाएं आपको रास्ता वगैरह बता देता है। बट पॉपुलर इस वक्त कौन सा है और कमर्शियल कौन सा है? इस वक्त अमेरिका का है। क्लियर बात क्या? तो ये बात ध्यान रखना। और विश्व व्यापार में भी अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 28% है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 28% है अर्थव्यवस्था में, सॉरी। और व्यापार में कितनी है? तो 15% की हिस्सेदारी अकेला कौन रख रहा है? अमेरिका रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां आपको समझना है, ये जो टर्म थी, कौन सी टर्म थी? ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी मर्जी चलाने वाले एक ऐसा देश, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग अमेरिका कैसे डाल रहा है। चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था और यहां भी आप इसे पढ़ेंगे। ढांचागत ताकत, वैश्विक व्यवस्था को, एक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में डालने की ढांचागत ताकत, इसके लिए अमेरिका किनका सहारा लेता है? वर्ल्ड बैंक का, IMF का, WTO का, इनका सहारा लेता है। ये अन्य देश को क्या देती हैं? ऋण देते हैं। अब इनके पास ऋण आता कहाँ से? पैसा आता कहाँ से? पैसा सारा कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो इसलिए पैसा देने की शर्तें भी कौन डिसाइड कर रहा है? अमेरिका ही डिसाइड कर रहा है। और अल्प विकसित देश, कमजोर विकसित देश हैं, वो IMF से पैसा, जैसे पाकिस्तान है, IMF से पैसा लेने के लिए तैयार हो बैठे हैं। अब बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, IMF ने मानने को तैयार बैठा है। वर्ल्ड बैंक है, ये पैसा देता है, तो इसकी भी शर्तें होती है, वो उस देश को माननी पड़ती है, अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको व्यापार करना है, जैसे भारत के साथ विवाद चल रहा है कि भारत है वो अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, और WTO चाहता है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी ना दे। ये वो चाहता है क्योंकि ताकि वो अगर अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे तो भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। जब भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद की टक्कर में अमेरिकी उत्पाद भी खड़े हो जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की जो कृषिगत मामला है वो इतना टक्कर में है नहीं, भारत का मामला बहुत ज़्यादा सस्ता है, या भारत के जो उत्पाद है वो सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि भारत क्या दे रहा है? अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह मुहैया करवा रहा है। ठीक है, तो वो हम पे दबाव बना रहे हैं। अब जिस दिन हमने ये सब्सिडी हटा ली, उस दिन हमारी इस मामले में अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? अमेरिका जैसी हो जाएगी, जैसा अमेरिका चाहता है। IMF में भी जैसा अमेरिका चाहता है वैसे ही देशों से को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दें। अगर वो नहीं खोल रहे हैं तो फिर IMF पैसा नहीं दे रहा है। तो ये ढांचागत ताकत है अमेरिका की, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को अपने खास फायदे के लिए डाल लेना। कल ये बात क्या? हम विश्व बैंक और ये सभी बैंक क्या है, और इसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। माफ कीजिएगा, इसे बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद वो था जब अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। नव उपनिवेशवाद में ये संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं भी क्या कर रही हैं? उन देशों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा ही कर रही है, बट इन लोगों ने तरीका बदल लिया है। ठीक है, न्यू कॉलोनलाइजेशन जो होता है, नाइजेशन जो था उसमें न्यू लगा देना, में कॉलोनाइजेशन जो था उसमें न्यू लगा देना। चलिए, इसके अलावा अमेरिका, जैसे ये MBA का जो कोर्स है, ये पूरा का पूरा अमेरिका द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस प्रकार एजुकेशन में भी अमेरिका नई स्ट्रीम लेके आ रहा है, नए कोर्सेस लेके आ रहा है, जिनकी डिमांड भी वर्ल्ड वाइड बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि कोई बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या है? एक डिग्री होनी चाहिए, उस एक कोर्स होना चाहिए। और ये कोर्स सबसे पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया? अमेरिका में खोला गया। और पहले लोग जानते नहीं थे कि बिजनेस स्कूल भी होता है, कि आजकल MBA की डिग्री आप जानते हो खूब महंगी डिग्री है। तो ये सही शुरुआत कहाँ से हो रही है? अमेरिका से हो रही है। तो ये ढांचागत विकास में बदलाव करने की अमेरिका की ताकत है। फिर है सांस्कृतिक वर्चस्व। तीसरा जो वर्चस्व है उसका उदाहरण है सांस्कृतिक वर्चस्व। एक बात यहाँ पे आप मान के चलिएगा कि जो शीत युद्ध था, वहाँ जो रूस था या सोवियत संघ था,
उसने अमेरिका का जो वर्चस्व तोड़ा वो केवल सैन्य क्षेत्र में तोड़ने की कोशिश की, या फिर ये कह ले साइंस के क्षेत्र में कर ली थोड़ी बहुत। लेकिन वो कहाँ हार गया, कहाँ पराजित हो गया, तो आप ये मान के चलिए वो पराजित हो गया था आपसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, वो पराजित हो गया था आर्थिक क्षेत्र में। क्लियर बात क्या? जो अमेरिका है वो तब तक वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो एक प्रकार से उसके लिए ही काम कर रही हैं, और ठीक है, ऐसी संस्थाओं को बना चुका था कौन? अमेरिका। लेकिन कौन नहीं बना पाया उस टाइम तक ये संस्थाएं? सोवियत संघ नहीं बना पाया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सोवियत संघ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज हम देखते हैं कि हर जगह कल्चर में अमेरिकी कल्चर हावी है हर प्रत्येक बड़े कल्चर पे, लेकिन सोवियत संघ का कल्चर हर जगह प्रभावी नहीं है। उसके जो त्यौहार हैं, उसके जो त्योहारों के नाम भी नहीं जानते अपने, लेकिन अमेरिकी जो फेस्टिवल्स हैं उनके नाम हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, रशियन लैंग्वेज के 2-4 वर्ड भी नहीं जानते, बट अमेरिकी की जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, तो आप जैसे ड्रेस है, रशियन ड्रेस वगैरह हम नहीं जानते, बट जैसे जीन्स वगैरह जो हैं ये अमेरिकी कल्चर की ड्रेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के आधार पर किसी वर्ग की बढ़ता या दबदबा को हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक वर्चस्व बोलते हैं। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। जैसे आज है, लाइफ को जीना चाहिए, इंजॉय करो, ये करो, वो करो, और उसमें भी क्या है, जैसे जीवन जीने का तरीका वो कह रहे हैं कि हमारे वाला यूज़ करो। जैसे हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में क्या रहा है? वैदिक परंपरा में ये रहा है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है, बट संतुलित तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ भौतिकवादी तकनीक है, और आज जानते हैं आप पूरा विश्व क्या हो चुका है? भौतिकवादी हो चुका है। पूरा समाज, भारतीय समाज भी आज पूर्णतः भौतिकवादी हो चुका है। ऋण कृतवा घृत पीतवा के सिद्धांतों पर आज हमारा पूरा जो समाज है वो काम कर रहा है। ये विचारधारा कहाँ से आई है? ये विचारधारा अमेरिकी विचारधारा है। ये दो तरीकों से, जोर जबरदस्ती से और रजामंदी से ये काम करते हैं। सांस्कृतिक जो वर्चस्व कायम किया था वो दोनों तरीकों से, और ख़ास करके रजामंदी से। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता, बट हम एक आत्मिक सहमति उसके प्रति दे चुके होते हैं। कल बात कि जैसे ड्रेस कोड के प्रति हम एक आत्मिक सहमति दे चुके हैं, अब हमें नॉर्मल लगता है कोई व्यक्ति जीन्स में वगैरह हो, पैंट कुर्ता जो कोट पैंट वगैरह में हो, तो हमें वो चीज़ें नॉर्मल लगती है आजकल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे गर्ल्स वगैरह के जो हैं ड्रेसेस वगैरह, जो न्यू ड्रेस या वेस्टर्न ड्रेस जिसको बोलते हैं, अब वो समाज में नॉर्मल हो गई है। इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि समाज उसे स्वीकार कर रहा है। ठीक है, और कोई विरोध भी नहीं है। तो सांस्कृतिक जो कल्चर था उसमें अमेरिका ने बाजी मार ली, किसकी तुलना में? रशिया की तुलना में। ठीक है, जैसे यहाँ एक नीली जीन्स का मामला आया था कि जिस बंदे को सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। भी अगर वो नीली जीन्स वाला कोई व्यक्ति है, उसके प्रति रशिया में खूब सारा क्रेज़ था, और उनको ये मानना था कि जो नीली जीन्स पहनने वाले जो लोग हैं वो थोड़े कूल होते हैं। जैसे आईफोन की स्ट्रेटजी है, आईफोन की स्ट्रेटजी यही है कि जो आईफोन रखता है वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है या कूल है, वो बंदा, समझ पा रहे हो? और जो आईफोन नहीं रख रहा है वो बंदा, चाहे वो सैमसंग का फ़ोन रख रहा हो 2 लाख का, 1-1.5 लाख रुपए का, फिर भी वो बात नहीं है। लेकिन आईफोन रख रहा है, आईफोन एक्स ही रख रहा है चाहे, या आईफोन वो एस ई रख रहा है, 5S जिसको बोलते हैं, उसका एक वर्जन SE आया था, वो रख रहा है, छोटा सा है, फिर भी वो कूल लग रहा है। लेकिन सैमसंग का फ़ोन रखने वाला कूल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये माइंडसेट में तैयार की गई चीज़ें हैं। अमेरिका इन मामलों पर भी खेलता था। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में अमेरिका पूरा एक्सपर्ट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अमेरिका की, और एक और सांस्कृतिक विजय का बहुत बड़ा उदाहरण मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। आज हम अपने चैप्टर में हम किसको पढ़ा रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अमेरिका का वर्चस्व। मैंने जब रशिया के बारे में बताई तो मैंने रशिया की नेगेटिव बातें बताई हैं। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, पूरा वाट लगाने वाला चैप्टर है रशिया की। तुम्हें लगेगा कि ये तो क्या देश था और कुछ कर ही नहीं पाया, ये वो। लेकिन वहीं जब मैं आपको अमेरिका पढ़ा रहा हूँ तो मैं खूब उसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। आपको लग रहा है क्या बात है, क्या देश था, किन, तो ये एक प्रकार का सांस्कृतिक विजय ही तो है उसकी। समझ पा रहे हो? आपके माइंड में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण मैं डाल रहा हूँ, मैं खुद डाल रहा हूँ आपके माइंड में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण डाल रहा हूँ अमेरिका के लिए। और न तो मुझे अमेरिका फंड कर रहा है, न मुझे कुछ और है, फिर भी मैं आपके माइंड में एक पॉजिटिव व्यू डाल रहा हूँ अमेरिका के लिए। किताबों तक में अमेरिका पहुँच गया है। समझ पा रहे हो? ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो अमेरिका के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर ही निकले।
कूल बन के निकले। कल बात क्या, तो ये सांस्कृतिक बाजी मार चुका था अमेरिका सोवियत संघ से बहुत आगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इस बाजी में रसिया हारा, रसिया सबसे ज़्यादा हारा ही यही था, कल्चरल रसिया सबसे ज़्यादा हारा था। इसलिए हमारी सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो ज़्यादातर कहीं जाती है तो अपने कल्चरल चीज़ों पे ज़्यादा योगदान देना चाहती है, ज़्यादा इवेंट करना चाहती है। कहीं भी फॉरेन में अगर जाएँ तो फिर अपने कल्चर्स वगैरह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा कल्चर वहाँ हावी हो। जब कल्चर हावी होता है तो बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हावी होने लग जाती हैं। समझ पा रहे हो? ये बहुत ही, और अपने सबसे सस्ता किसको मानते हैं? इसको ही मानते हैं। जब तीनों वर्षव की अगर हमने बात की तो आपको सबसे ज़्यादा कूल कौन सा लगा? सबसे कूल लगता है आपको सैन्य वर्षव, पावर होनी चाहिए, मिलिट्री होनी चाहिए। बट यहाँ गेम अलग ही है। रशिया यहाँ गेम खेल रहा था, यहाँ और यहाँ गेम खेली नहीं, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं खेली उसने, और बैटल हार गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। आज अभी प्रेजेंट में रसिया उस मामले पर है, वो थोड़ा इकोनॉमी के सेक्टर में भी काम कर रहा है, और इस मामले फ़िलहाल चल रहा है रसिया। ठीक है, वहाँ के जैसे थोड़ा कूल दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं खुद को। पुतिन को सबसे ज़्यादा, उनका मेन बंदा ही पुतिन है, तो वो पुतिन को एक कूल बंदे के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर रखा है। जैसे कुछ वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई, जैसे एक वो थी कि पुतिन ने वो सलामी दे रहा था, सैल्यूट कर रहा था अपने सोल्जर्स को, तभी बरसात आ गई, बाकी सारे सोल्जर्स इधर वो भाग रहे हैं, बट पुतिन वहाँ खड़ा है। तो इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में पुतिन को प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, वैसे है भी बंदा, वो बात अलग है बंदा वैसे पावरफुल बंदा है, बट फिर भी प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, अब आज आप देखते हैं, जब बाइडन को देखते हैं और पुतिन को देखते हैं तो आपको पुतिन ज़्यादा कूल लगता है। डाल दिया गया ये माइंड में धीरे धीरे। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। हमने विश्व इतिहास को देखने के बाद भी हमने दो बातें रियलाइज कर ली है कि विश्व इतिहास में प्रत्येक देश है वो बाहरी ताकतों से उतना ज़्यादा नहीं टूटा है जितने ज़्यादा देश अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण टूटे हैं। तो अमेरिका भी कभी टूटेगा तो वो अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण ही टूटेगा। कल ही बात क्या, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके लिए मेजर जो 3 उसके चल रहे हैं, जो आंतरिक कमजोरियां उसकी बन सकती है। पहला है अमेरिका की संस्थागत बुनावट। इसमें शक्तियों का पूर्णतः बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जाता है। इसलिए यहाँ के प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर तो खूब होती है, बट उतनी ज़्यादा पावर भी नहीं होती कि वो बंदा तानाशाह बन जाए। दूसरी जो है वो है अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज आज इतना स्वच्छंद हो चुका है, इतना उन्मुक्त हो चुका है कि वो किसी भी प्रकार के दबाव को सहन नहीं कर सकता। जब कभी देश के लिए किसी दबाव को सहने की ज़रूरत महसूस हुई तो हमें लगता है कि अमेरिका इसके जो नागरिक है वो ऐसा दबाव संभवतः नहीं सह पाएंगे। वो इतने लोकतांत्रिक हो चुके हैं कि कभी कभी हमें मानवीय जो क्षमताएं होती हैं, मानवीय गुण होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हमें उन मानवीय मूल्यों को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अमेरिकी जो समाज है वो जो बड़े सैन्य अभियान करता है अमेरिका, उन पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिकी समाज ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, सरकार के खिलाफ। ऐसे जब वो मामले, जैसे अफगानिस्तान वाला मामला था, तो उसमें इस आंतरिक दबाव सबसे ज़्यादा था अमेरिका पर। इसके अलावा अमेरिका का जो सबसे बड़ा संगठन जो इसके रास्ते में अवरोध बन सकता है वो है नाटो। नाटो में सारे देश लोग पावर में है और अमेरिका किसी भी देश को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए नाटो भी एक प्रकार का दबाव बना सकता है किस पर? अमेरिका पर। तो अमेरिका के रास्ते में ये 3 अवरोध हैं। एक तो वहाँ के कार्यपालिका ही है जो उनको सुप्रीम पावर नहीं देती, अमेरिकी समाज है, और नाटो है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वो है अमेरिका से भारत के संबंध। जब हम अमेरिका से भारत के संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम मानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो विदेशी हैं वो भारतीय ही हैं। उनकी लगभग सॉफ्टवेयर कंपनीज में 65% तक भारतीय ही 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में रहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने की थी, और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारतीय कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग जो उनकी विमानन कंपनी है उसके 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में भारत और अमेरिका एक दूसरे के तगड़े सहयोगी बन चुके हैं। ठीक, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और चलिए वर्चस्व से कैसे निपटें, ये एक टॉपिक है। वर्चस्व से अमेरिकी की जो हेगेमनी है उससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? 3 है। पहली रणनीति है कि लाभ उठाओ, फ़ायदा उठाओ, कोई बात नहीं, वो तानाशाह बनना है बनने दो,
पर उसके साथ क्या मिल जाओ और लाभ उठाओ उसका खूब सारा। बैंड वैगन का मतलब होता है जैसी बहे बयार, ठीक है, और जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, वैसी पीठ कर लो, आप बैंड वैगन बन जाओ। या शेडो जोन में चले जाओ, आप क्या चले जाओ शेडो जोन में, मतलब ताकि कोई बड़ा मूवमेंट मत करो, कोई बड़ी हरकत मत करो, कोई बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट मत करो, ताकि बड़े देश है आप पर नज़र ना लगा। जैसे क्लास में अपने कई बार करते हैं ना, अपने पीछे पीछे बैठ जाते हैं, कोई मूव नहीं करते हैं ताकि टीचर को लगे कि ये तो बस शून्य में सवार हो गए हैं, ठीक है, ऐसा कई बार करते हैं अपने। तो फिलहाल विश्व राजनीति के लिए यह लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, जो शेडो लाइन, इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में लाइन लिखी हुई है कि चीन, रूस, यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन तो फिर भी हो सकता है, बट चीन और रूस जो हैं वो फिलहाल इस प्रकार की स्ट्रेटजी में नहीं है, वो शेडो जोन में नहीं है, वो ओपन आ चुके हैं, वो लोग अब फाइट करने को भी तैयार हैं। अभी पिछले दिनों जब ट्रेड वॉर चला था अमेरिका और चाइना के बीच में, तो चाइना को नुकसान खूब हुआ, बट चाइना इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इतना बड़ा नुकसान सहन कर सकता है। जैसे अमेरिका ने जब चाइना पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने की धमकी दी, तो चाइना ने कहा था कि हमारे पास जितना डॉलर है हम वो सारा डॉलर मार्केट में सप्लाई कर देंगे, और जब हम सारा डॉलर मार्केट में सप्लाई करेंगे तो जो डॉलर की जो प्राइस वैल्यू है वो लगभग 50% डाउन कर देंगे हम। भैया आज $1.78 का है, तो $1.35 के रह जाएगा, तो हम आधी इकोनॉमी अमेरिका की यूं कर दें गड़बड़। समझ में नहीं आएगा तुम लोगों के, तो इसलिए ज़्यादा ट्रेड वॉर में हमसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका पीछे हटा, हमने देखा कि अमेरिका खुद पीछे हटा, समझ पा रहे हो। थोड़ा चाइना भी झुका, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी तो बर्बाद, फिर चाइना ख़त्म ही हो जाता, चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, फिर चाइना थोड़ा हल्का सा पीछे हटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही शेडो जोन में चले गए, वो इसके कोप बादन से डर नहीं रहे फिलहाल। जैसे रूस है, रूस ने यूक्रेन वॉर 2 साल हो गए चलाया है, और लंबा चलाएगा, 5 साल तक चलाएगा, ख़त्म कर देगा वो इस इकोनॉमी को, वो इसी दम पे खड़ा है। समझ पा रहे, वो डर नहीं रहा है फिलहाल वो पार में खड़े हैं। तो फिलहाल ये लाइन इतनी स्टिक नहीं है विश्व राजनीति में, विश्व राजनीति फिलहाल बदल चुकी है। इसके अलावा कौन उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो राज्येतर संस्थाएं। राज्येतर संस्थाएं कौन सी होती है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सभी संगठन होते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, हालांकि इस पर भी खूब सारे आरोप हैं, फिर भी ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जो अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। जुलियन असांजे एक बंदे का नाम था, जिसने तालिबान में अमेरिका द्वारा किए गए मतलब नरसंहारों के बारे में बताया था, जुलियन असांजे ने। तो ऐसे समय से भी वॉलंटियर्स होते हैं जो अमेरिका की इस जो हेमेगनी है इसको तोड़ सकते हैं, सामाजिक आंदोलन कर सकते हैं, जनमत कर सकते हैं। मीडिया तबका है, जो अमेरिका अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करता है, तो मीडिया तबका उसको डिनाई करता है, मीडिया तबका उसकी आलोचना करता है, अमेरिका को मजबूरी में अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। कल बात क्या। और ये राज्येतर संस्थाएं होती है, वॉलंटियर्स हो गए, सामाजिक आंदोलन हो गए, जनमत हो गए, ये सारे वॉलंटियर संस्थाएं हैं, राज्येतर संस्थाएं। राज्येतर संस्था मतलब राज्य से इतर, राज्य प्लस इतर, इतर मतलब अलग, राज्य से अलग जो संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं भी क्या कर सकती हैं, अमेरिका पर नियंत्रण स्थापित, अमेरिका को रोक सकती हैं, प्रतिरोध कर सकती हैं। क्लियर बात क्या। इसी के साथ हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा वो पूरा अमेरिका बेस्ट ही चैप्टर था। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में पढ़ा हमने, इस पूरे चैप्टर को समकालीन विषय अमेरिका वर्ष हमने 4 पार्ट में पढ़ा। मैंने बताया कि जिससे इसमें सैन्य वर्षों पढ़ेंगे हम, आर्थिक वर्षों पढ़ेंगे और सांस्कृतिक वर्षों पढ़ेंगे। सैन्य वर्षों में हमने 2 पढ़ा, एक तो उसके सैन्य अभियान पढ़े और दूसरा सेना का खर्च हमने थोड़ा देखा कि कितना बड़ा सेना खर्च कर रहा है। आर्थिक हमने पढ़ा, आर्थिक में हमने पढ़ा कि वो WTO के थ्रू, IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है उनको अपने अनुरूप डालने की कोशिश कर रहा है। सांस्कृतिक वर्षों पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहीं पे सोवियत संघ सबसे ज़्यादा मात खा गया था। कल बात की फिर हमने पढ़ा कि अमेरिका के जो प्रतिरोध है उसको रोका कैसे जा सकता है। फिर हमने पढ़ा इंडिया के लिए अमेरिका क्या है। ठीक है, एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पर। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।